हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम क्लास 10th हिंदी का जो आपका पेपर है, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताने वाला हूं कि क्वेश्चन पेपर किस तरह से पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, है ना। ये क्वेश्चन पेपर 2023 में पूछा गया है और इस क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बिल्कुल पता लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को कैसे करना रहता है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट निर्देश आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ, है ना, क्योंकि निर्देश काफ़ी स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं। एंड आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, है ना, वो भी आपको उस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हो तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें पता लगेंगी जो आप बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में करेंगे, है ना। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा तो कुछ इस तरह से होगा। आपको यहाँ पर अनुक्रमांक डालना होगा, अपना रोल नंबर, और यहाँ पर नाम डालना होगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर 8 पेजों का है, बता दिए गए हैं यहाँ पर। एंड ये जो आप देख रहे हैं 801 DE, ये क्या है, तो ये हमारा क्या है, पेपर कोड है। ओके, सिंपल पेपर कोड होता है ये। पेपर कोड चेंज होते रहता है ना। अब यहाँ पर देखेंगे आपका जो हिंदी का पेपर है वो 70 नंबर में पूछा जाएगा, क्लास 10th का, है ना। एंड यहाँ पर समय की बात करें तो समय कितना मिलेगा आपको, 3 घंटे और 15 मिनट का समय मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे निर्देश, है ना। इंस्ट्रक्शंस को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर आप देखेंगे पहला निर्देश हमसे कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र के पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं। यानी कि जो शुरुआत के 15 मिनट होंगे उसमें आपको करना क्या है, अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। अपना जो भी क्वेश्चन पेपर है उसको पूरा आपको पढ़ लेना है, कि उससे आपको पता क्या लगेगा, उससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। सिंपल, आपको इतना पता लग जाएगा। उससे होगा क्या, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हें आप पहले प्रायोरिटी देंगे और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें आप बाद में करेंगे, है ना। उससे ये फ़ायदा होता है। तो प्रारंभ के 15 मिनट आपको क्या करना है, आपको अपना प्रश्न पत्र पढ़ना है। नेक्स्ट आपका इंस्ट्रक्शन है जो कि हमसे कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। कौन कौन से, खंड अ और खंड ब। अब देखिए प्रश्न पत्र हमारा 2 खंडों में विभाजित है, खंड अ और खंड ब। अब देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट हमारे इंस्ट्रक्शन हमसे कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें से सही विकल्प का चयन करके OMR शीट पर आपको करना क्या है, नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प को, गोले को पूर्ण रूप से भरना है ना, पूर्ण रूप से काला करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको आपके पास बॉल पेन होगा, है ना, बॉल पेन होगा, ब्लू और ब्लैक किसी से भी आप OMR शीट पर जो है गोले को भर सकते हो। तो इसमें हमसे बोला क्या है, प्रश्न पत्र में आप जो खंड आ है ना उसमें आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलने वाले हैं। बहुविकल्पी प्रश्न कितने मिलेंगे, क्वेश्चन आपको 20 मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 मार्क्स में पूछे जाएंगे, है ना। एंड फ्रेंड्स, आपको करना क्या रहेगा, OMR शीट पर उसका आंसर देना है। देखिए जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तो आपको एक कॉपी मिलेगी, है ना, और एक आपको OMR शीट मिलेगी और आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर मिलेंगी जहाँ पर आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाओगे। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी उस पर आपको जो बहुविकल्पी प्रश्न नहीं करने हैं। पहले ये पैटर्न था लेकिन अब चेंज हो चुका है। अब आपको करना क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी हैं उसके आंसर आपको कहाँ देना है, OMR शीट पर देना है। OMR शीट कैसी दिखती है मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए आपके पास इस तरह से OMR शीट दिखेगी, आपके ABCD इस तरह से ऑप्शन होंगे और आपके इस तरह से गोले बने रहेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 1 है और क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन नंबर B राइट है ना। सपोज दैट ऑप्शन नंबर B हमारा राइट है, तो हम करेंगे क्या, ऑप्शन नंबर B को इस तरह से फिल करेंगे। फिल बिल्कुल आपको अच्छे से करना है, गोले से बाहर और अंदर बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर फिल करना है ना। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, गोले को इतना ही भरेंगे, ये थोड़ा थोड़ा भर देंगे, बस रहने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको गोले को प्रॉपर फिल करना रहता है, क्योंकि ये जो है आपका कोई टीचर चेक नहीं करता, ये मशीन चेक करती है ना। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर गोले को फिल करेंगे तो आपका सही से चेक हो पाएगा, अगर आप नहीं भरेंगे तो सही से चेक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको जो गोले को प्रॉपर फिल करना है, ये सही तरीका है। एंड अगर आप गोले को इस तरह से फिल करते हैं तो ये गलत तरीका है। ओके, अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, आप इस तरह से OMR शीट मिलती है, मैंने आपको बता दिया 4 ऑप्शन रहेंगे, जो राइट होगा उसमें आपको गोले को भरना है। काले नीले किसी भी पेन से भर सकते हैं, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं होता है कि ब्लू पेन से ही भरना है या ब्लैक पेन से ही भरना है।
अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, अगर आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 का जो है गोला भर दिया, कोई भी ABCD में से कोई भी भर दिया, तो अब आप उसे इरेज भी नहीं कर सकते, काट भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं हो सकता है ना। अब वो आपका क्वेश्चन गया। अगर आपका ऑप्शन नंबर बी राइट था तो सही है, अगर आपको बाद में पता लगता है कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट था तो आप इसे काटेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, इसका वाइटनर भी नहीं लगा सकते, इसे मिटा भी नहीं सकते, है ना। तो इसलिए आपको ध्यान देना है, जब तक आप किसी क्वेश्चन को 100% श्योर ना हो जाए कि इसका ऑप्शन नंबर बी राइट है, ए राइट है, सी राइट है या डी राइट है ना, जो भी है, जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं तब तक आपको गोले को फिल नहीं करना है। अगर आपने एक बार गोले को फिल कर दिया तो आपका वो क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, फिर चाहे वो बाद में सही हो या गलत, है ना। तो इसीलिए आपको बोल रहे हैं, जब तक आप 100% श्योर हो जाएं तब उसके बाद ही आप गोले को फिल करें, क्योंकि अगर आप एक बार फिल कर देंगे तो वो बाद में मिटेगा भी नहीं, वाइटनर भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ऐसा इंस्ट्रक्शन हमसे कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि प्रश्न पत्र में जो खंड आपका है वो बहुविकल्पी टाइप प्रश्न का है, और इसमें जो है 20 प्रश्न पूछे जाएंगे 20 मार्क्स में, और OMR सीट पर आपको इसका आंसर देना है। काले नीले कोई भी पेन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और गोले को आपको पूर्ण रूप से भरना है ना। नेक्स्ट हमारा देखेंगे तो खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का निर्धारित किए गए, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए नेक्स्ट आपका है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन है उसके सामने आपको अंक दिख जाएंगे कितने नंबर का वो क्वेश्चन है। ये तो हमने अभी तक सीख लिया कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है ना, और ये निर्देश वगैरह कैसे क्या होता है, वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया। OMR सीट पर क्या गलती नहीं करनी है आपको, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन पेपर स्टार्ट होता है खंड अ, देखेंगे खंड अ यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो रहा है बहुविकल्पीय प्रश्न, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे, एंड यहाँ पर आपको बता दें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 20 मार्क्स में होने वाले हैं, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो इसे आप अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है प्रताप नारायण मिश्र लेखक है ना, प्रताप नारायण मिश्र लेखक है का। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के, भारतेंदु युग के, शुक्लोत्तर युग के, है ना। जो भी राइट होगा आपको इस तरह से क्वेश्चन पेपर पे टिक नहीं लगाना है। देखिए ये तो मैंने समझाने के लिए लगा दिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर पे आपको बिन की लगाना भी अलाउ नहीं होता है, तो ऑप्शन पे टिक करना तो बहुत दूर की बात है। तो आपको करना क्या है, अगर आपका क्वेश्चन नंबर पहले का बी राइट है तो आपको करना क्या है, अब OMR सीट पर आना है, क्वेश्चन नंबर पहले का बी ऑप्शन के गोले को अच्छे से फिल कर देना है ना। बस इतना ही करना है आपको, क्वेश्चन पेपर पे बिल्कुल भी टिक वगैरह कुछ नहीं लगाना है, क्योंकि ये अलाउ नहीं होता है। अब देखिए मैंने आपको बता दिया, जब तक आप 100% श्योर ना हो जाएं कि हाँ मुझे लगता है कि ये 100% यही इसका राइट आंसर है, उसके बाद ही आप गोले को फिल करिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इसका बी और डी में से कोई हो सकता है तो आप बिल्कुल भी फिल ना करें, क्योंकि अगर आपने एक बार फिल कर दिया तो वो बाद में संभलेगा नहीं, है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुनाहों का देवता की रचना किस विधा की है ना, ये आपको बताना है, कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी। तो जो भी राइट है उसको आपको गोला भरना रहेगा आपका OMR सीट में, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि हंस पत्रिका के संपादक हैं मुंशी प्रेमचंद। इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है अलम का सिपाही की विधा है, तो वो कौन सी है, जीवनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लहरों के राजहंस के लेखक, है ना, इसके लेखक कौन है, तो मोहन राकेश हैं। इस तरह से आपको राइट आंसर पे जो OMR सीट पर ही फिल करना है, मैं बार बार बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो कौन है, कवि हैं, उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं, आलोचक हैं। तो जो भी आपका राइट आंसर होगा उसे आपको OMR सीट पर भरना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है आकाशदीप के लेखक कौन है, अमरकांत हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, जयशंकर प्रसाद हैं या फिर निराला है। जो भी राइट आंसर होगा आपको OMR सीट पर भरना है। ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मैला आंचल के रचनाकार हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, परिश्मर नाथ रेणु और जयशंकर प्रसाद, है ना। जो भी राइट होगा आपको गोले को भरना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है केशव दास काव्य धारा के कवि हैं, रीतिकाल, रीति मुक्त, रीति सिद्ध या फिर प्रयोगवादी, है ना। जो भी राइट होगा आपको क्वेश्चन का आंसर OMR सीट पर गोले पर भरना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि रामचंद्र का रचना है केशव दास की, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपका है करुण रस का स्थायी भाव है, शोक है। नेक्स्ट आपका है सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आपत प्रयोग प्रकाश। इस तरह से जो है ये इसमें पूछा गया है कि उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है,
तो उत्प्रेक्षा है, जो भी है आपको इस तरह से OMR शीट पर गोले को भरना रहेगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 13 जो कि है रोलर छंद में कुल कितने चरण होते हैं, तो 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि अधिग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो अधि है। नेक्स्ट है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, यानी कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमसे कह रहा है कि तिरंगा में कौन सा समास है, द्विगु समास है। द्विगु और द्विंद ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट समास है, इन्हें आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है ना, संधि में बतानी है प्रत्येक शब्द में कौन सी संधि है, तो यड़ संधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खीर का तत्समक रूप है क्षीर। नेक्स्ट है नद्यो शब्द का वचन और विभक्ति हमें बतानी रहेगी। चतुर्थ द्विवचन, पंचमी बहुवचन, षष्ठी एक वचन, चतुर्थ एक वचन। जो भी राइट रहेगा आपको टिक करके OMR शीट पर गोले को भरना रहेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है हसिस्त धातु का वचन एक एवं पुरुष हमें बताना रहेगा, तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक वचन प्रथम पुरुष है ना। इस तरह से आपको जो है ये करना रहेगा। देख सकते हैं 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आए थे। अब इसके बाद हमारा जो है खंड चेंज होने वाला है, खंड ब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाएगा है ना। अब देखिए जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे है ना, वो आपके कितने मार्क्स के थे, 20 मार्क्स के थे। इस तरह से आपके 20 मार्क्स कवर होते हैं। एंड इसके बाद खंड हमारा चेंज होता है खंड ब। खंड ब में हमारे वर्णात्मक प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 21 नंबर प्रश्न हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि 3 प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। 3 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का है, तो इस तरह से 6 नंबर आपका गद्यांश से कवर होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे गद्यांश हमें 2 दिए जाते हैं। ये हमारा पहला गद्यांश हो गया एंड ये हमारा अथवा में दूसरा गद्यांश हो गया है ना। तो आपको जो भी आता है, दोनों में से जो भी आता है, का और खा में से जो भी आता है उसे आपको हल करना रहेगा है ना। अथवा में आपके पास होता है ऑप्शन होता है किसी एक को छोड़ने का। अब देखिए ये आपका जो है मित्रता चैप्टर से है, तो इसे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले शब्द में ही आपको मित्रता दिख गया एंड यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका जो है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कौन से चैप्टर से होने वाला है ना। यानी कि आपको कुल मिलाकर बात इतनी है, जो भी आपको अच्छे से आता है आपको वही वाला सॉल्व करना है। अब देखिए 21 वाले की बात करें तो इस तरह से जो है ये रेखांकित अंश होता है। क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं, प्रस्तुत अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको क्या लिखना रहता है, पाठ का नाम और लेखक का नाम है ना। पाठ और लेखक का नाम अच्छे से लिखना रहता है। एंड नेक्स्ट आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। जो आप यहाँ पर ये देख रहे हो रेखांकित अंश, जिसमें कि अंडरलाइन कर रखी है। यहाँ पर जहाँ तक अंडरलाइन होती है वहाँ तक की हमें व्याख्या करनी रहती है अपने शब्दों में है ना। अपने शब्दों में आपको ये घुमा फिरा कर बात लिखनी रहती है। और ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन होगा, ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन होगा। और राम लक्ष्मण के स्वभाव में क्या अंतर है ये भी आपको बताना है। इसका आंसर भी आपको इसी में पता लग जाएगा और ये भी आपका 2 नंबर में क्वेश्चन है। इस तरह से 2 नंबर में प्रत्येक क्वेश्चन है और 3 क्वेश्चन है। इस तरह से 6 मार्क्स का आपका ये गद्यांश हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमसे कह रहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए गद्यांश और पद्यांश तो जरूर आते हैं। गद्यांश भी हमारा 6 नंबर में आता है और पद्यांश भी हमारा 6 नंबर में आता है। तो गद्यांश और पद्यांश को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। आपकी बुक होती है एंड आप कहेंगे तो मैं आपको इम्पोर्टेंट और गद्यांश और पद्यांश बता दूंगा, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में वही आ जाएगा है ना। अब देखिए यहाँ पर ये भी हमें 6 नंबर में पूछा जाएगा है ना। इसमें भी हमारे 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। इस तरह से 6 नंबर यहाँ पर भी हमें मिल जाएंगे। ये हमारा पद्यांश होता है। देखिए इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे है ना, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसके क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन है उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ में आपको क्या करना रहता है, पाठ और जो आपका पाठ है उसमें लेखक का नाम और पाठ का नाम लिखना रहता है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे जो आपका यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या करने के लिए दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये हमारा रेखांकित अंश है। अंडरलाइन जितनी भी है ना उसको आपको व्याख्या करनी है। और व्याख्या करना बिल्कुल आसान होता है, इसको आपको अपनी भाषा में कन्वर्ट करना रहता है ना, तो वो आप इजीली कर सकते हो। एंड उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है ये आप बता देंगे। तो इस तरह से 2-2 नंबर की आपकी ये क्वेश्चन होने वाली है। अथवा में आपको एक और पद्यांश दे देते हैं, अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है तो ये वाला आप कर सकते हो है ना। इसमें भी आपके 3 क्वेश्चन होंगे, सेम क्वेश्चन होंगे और आपको ये पैसेज से रिलेटेड ही होते हैं है ना। जो आपका पद्यांश है उससे रिलेटेड होंगे। तो इस तरह से गद्यांश और पद्यांश आपको 12 मार्क्स देकर के जाएंगे है ना। 6-6 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़े मार्क्स होते हैं ना।
तो इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला जाता है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, है ना। अब हिंदी जो आपकी संस्कृत है, हिंदी में संस्कृत में आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, उसमें से आपको बोला जाएगा कि इसकी हिंदी अनुवाद कीजिए, है ना। संस्कृत में रहेगा और आपको उसका हिंदी अनुवाद करना रहेगा। अब यहाँ पर भी आपको अथवा में मिल जाता है। देखिए यहाँ पर हमें क और ख दो दिए हैं, लेकिन हमसे बोला गया है अथवा में, है ना, यानी दोनों में से एक को ही हल करना है ना। तो आप देखेंगे जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको आता है, उसे आप हल करेंगे। और जो छोटा होता है, देखिए ये 4 लाइनों का है, ये 5 लाइनों का है, तो ऑब्वियसली हमें 4 लाइन वाला करना चाहिए। एंड ये आपका जो है 5 मार्क्स दे करके जाएगा, है ना। हिंदी अनुवाद आपका 5 मार्क्स दे करके जाने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, जो कि कह रहा है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए, है ना। अब देखिए संस्कृत में भी आपके गद्यांश और पद्यांश होती हैं। अब गद्यांश का तो आपने हिंदी अनुवाद करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, और पद्यांश का भी अगर आप हिंदी अनुवाद करेंगे तब भी आपको 5 नंबर मिलेंगे, है ना। देख सकते हैं क और ख 2 आपके लिए पद्यांश दिए हुए हैं, अथवा में 2 हैं, यानी कि दोनों में से एक को ही हमें जो है हिंदी अनुवाद करना है। अब देखिए ये हमारा 4 लाइनों में है ना, ये हमारा 2 लाइनों में, तो 2 लाइनों वाला करना ऑब्वियसली आसान होगा, तो 2 लाइनों वाला हम सॉल्व कर देंगे। और ज़रूरी नहीं अगर आपको ये वाला बिल्कुल अच्छे से आता है तो आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि छोटा वाला ही करेंगे, तो आपको 5 नंबर मिलने हैं अगर आप इस वाले को करते हैं या फिर इस वाले को करते हैं। दोनों में से कोई भी करेंगे ना तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 25, जो कि है अपने पठित काव्यखंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, है ना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर काव्यखंड की बात आती है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ये तो हर ज़िले में अलग अलग होता है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपके ज़िले में कौन सा काव्यखंड चलता है ना। तो इस तरह से जो है रामपुर ज़िले में तो ज्योति जवाहर चलता है ना। जो आपके ज़िले में चलता हो आप अपने टीचर से पूछिएगा, वो आपको बता देंगे कि इस ज़िले में कौन सा काव्यखंड चलता है। तो इस तरह से क ख ग इस तरह से काफ़ी सारे होते हैं ना। तो आपको करना क्या होता है, जो आपके ज़िले में चलता होता है, यानी कि जो आपके ज़िले में काव्यखंड चलता है उसको आपको देखना रहता है ना। अब देखिए ज्योति जवाहर वाला ख नंबर में क्वेश्चन आया है, तो इसमें से हमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों में से एक को हमें करना रहेगा। ज्योति जवाहर काव्यखंड की कथा वस्तु संक्षेप में लिखी, अगर ये करना नहीं चाहते तो आप इसे कर सकते हैं। ज्योति जवाहर काव्यखंड के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण कीजिए। इन दोनों में से हम एक को ही हल करेंगे और हम इस तरह से 3 मार्क्स हमें मिल जाएंगे, है ना। आप समझ सकते हैं, इस तरह से आपको जो काव्यखंड को करना रहता है, और ये जो है ज़िले के हिसाब से चेंज होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको करना क्या है, अपने ज़िले में चेक करना है कौन सा चलता है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, है ना। कमेंट करेंगे कि ज़िले का नाम कमेंट करेंगे तो मैं बता दूंगा, है ना। तो कमेंट करिएगा। एंड इस तरह से ये भी हमारा हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, है ना। यहाँ पर देखेंगे तो आपके यहाँ से 26 नंबर क्वेश्चन से जीवन परिचय स्टार्ट होता है। 26 का काम से कह रहा है कि लेखकों में से किसी एक का हमें जीवन परिचय लिखना है और उनकी जो है प्रमुख रचनाएं भी लिखनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 3 हमें जीवन परिचय दिए जाएंगे। 3 में से हमें केवल एक करना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का आता है तो आप इनका करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का आता है तो आप इनका करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का आता है तो आप इनका करेंगे। तीनों में से किसी को भी करेंगे ना तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। 5 मार्क्स जीवन परिचय के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे 3+2 में डिवाइड होती हैं 5 मार्क्स, है ना। इसका मतलब ये है 3 नंबर आपके किसके हैं, जीवन परिचय लिखने के, और 2 नंबर आपके किसकी हैं, रचनाएं की, है ना। रचनाएं अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो 2 नंबर आपको रचनाओं के मिलेंगे। अगर आप सिर्फ जीवन परिचय लिख के आ रहे हो, रचना एक भी नहीं लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेंगे, ना कि 5। तो इसका भी आप ध्यान देंगे। ये चीज़ आप गौर से देखा करें कि पूरे 5 हैं या फिर 3+2 इस तरह से। 3+2 का मतलब ये है कि इसमें जीवन परिचय के हमारे 3 नंबर होंगे और रचना जो हमसे पूछी गई है इसके हमारे 2 नंबर होंगे। इस तरह से हमारे जो है टोटल 5 नंबर होने वाले हैं। इस तरह से 3 जीवन परिचय आपके पास आएंगे। एंड अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय भी बता दूंगा कि कौन कौन से लेखक और कौन कौन से कवि के जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो बस आपको कमेंट करना रहता है। मैं आपकी कमेंट का इंतज़ार करता हूँ। जैसे कमेंट आपके आते हैं उस तरह से मैं वीडियो क्रिएट कर देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर खा देख लेते हैं।
दिए गए कवियों में से किसी एक का आपको करना क्या है, जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। इसका भी सेम पैटर्न है, 3 नंबर आपके जीवन परिचय के हो गए, 2 नंबर आपकी रचनाओं के हो गए, इस तरह से 5 नंबर आपको ये जीवन परिचय देकर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कवि का जीवन परिचय पूछा गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 जीवन परिचय आपके पास हैं। तीनों में से किसी एक को हमें लिखना रहेगा, है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी का अगर आपको आता है तो इनका सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे। अगर आपको सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय आता है तो इनका लिखेंगे। महाकवि सूरदास जी का जीवन परिचय आता है तो इनका लिखेंगे। किसी का भी एक का जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। और जीवन परिचय लिखने के भी एक ट्रिक होती है, आपको करना क्या होता है, बोर्ड एग्जाम में स्केल तो वगैरह लेकर जाएंगे, आपको एक बॉक्स बनाना है, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम, माता का नाम, वो सारी चीज़ें आपको इस तरह से मेंशन करनी है। एंड उसके बाद आपको जीवन परिचय लिखना है हेडिंग, उसके बाद थोड़ी सी जीवन परिचय 3-4 लाइन लिख देनी। ये बेस्ट तरीका होता है जीवन परिचय लिखने का। अभी तो मैंने ये रफली बता दिया, लेकिन मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आऊँगा, आपको वीडियो देखना है ना। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आने वाली है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा जीवन परिचय लिखने का बिल्कुल सही तरीका क्या होता है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ आपको कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 27 है, जो कि हमसे कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अब यहाँ पर आप देखिए, इसमें हमें श्लोक लिखने के लिए आया है और 2 मार्क्स का श्लोक लिखने के लिए आया है, और ये आता ही है, हर बार आता है। तो फ्रेंड, सपोज दैट आपने कोई श्लोक याद किया और वो आपका श्लोक आ गया क्वेश्चन पेपर में, तो आप उसे नहीं लिख सकते, क्योंकि इन्होंने साफ साफ बोल दिया प्रश्न पत्र में अगर कोई आ गया है तो उसे आपको नहीं लिखना है ना। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपको कम से कम 2 से 3 श्लोक याद करने हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने जो याद किया है वो श्लोक आपके एग्जाम पेपर में ही आ जाए, है ना, क्वेश्चन पेपर में आ जाए, तो इसलिए आप 2 से 3 को तैयार रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के हमें उत्तर संस्कृत में देने हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन हमारे पास हैं, लेकिन हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और संस्कृत में हमें उत्तर देने होंगे, और इस तरह से जो है 4 मार्क्स हमें मिलेंगे। 2 प्रश्न हैं, 2-2 नंबर के हैं, 4 मार्क्स हमें यहाँ से मिल जाएंगे। देखिए, वीर केन पूज्यते, है ना, पुरुषराज का आसीत, इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी आपको आता है उनमें से आपको 2 ही हल करनी है, 2 को ही आपको लिखना है आंसर, है ना, संस्कृत में आंसर देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, है ना। निबंध लिखने के लिए भी हर साल आता है ना, हर साल निबंध लिखने के लिए आता है। एंड इम्पोर्टेंट निबंध मैं आपको बताने वाला हूँ, इन सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो आने वाली है। इम्पोर्टेंट निबंध, इम्पोर्टेंट जीवन परिचय, है ना, इम्पोर्टेंट गद्यांश, इम्पोर्टेंट पद्यांश, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए आपका कहना है कि चैनल को साथ जुड़ जाइए, अगर चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। अब निबंध आपने तैयार किया ही होगा, 1, 2, 3, 4, 5 हमें टॉपिक दे दिए हैं, किसी एक पर लिखना है। भारत में आतंकवाद कारण और निवारण, है ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण और लाभ और हानि, ये सारी चीज़ें, बेरोजगारी की समस्या, विज्ञान के चमत्कार, मेरा प्रिय कवि, इस तरह से आपको जो है जिस पर भी आता है उसे आपको लिखना है। और ये सबसे बड़े मार्क्स में पूछा जाता है 9 नंबर में, है ना। 9 नंबर में आपका जो है निबंध पूछा जाता है, तो इसे आप हल्के में नहीं ले सकते। 2 से 3 पेज तो आपको निबंध में भरने ही पड़ेंगे अपनी कॉपी में, और बिल्कुल सटीक लिखना पड़ता है ना। अब वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से होने वाले हैं वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताने ही वाला हूँ। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर हो जाता है कंप्लीट। आप देख सकते हैं 29 हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, और निबंध हमारा 9 नंबर में होने वाला है। तो इस तरह से आप देखेंगे, आपको जो है क्लास 10th हिंदी का जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसका आपको पैटर्न तो पता लग ही गया होगा कि किस पैटर्न पे हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। वो सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलती है जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो। एंड आने वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना कैसे है, ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखेंगे, है ना, अगर आप स्मार्ट तरीके से कॉपी लिखेंगे बोर्ड एग्जाम में तो डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो इसलिए आपको बोल रहे हैं चैनल से जुड़ जाइएगा, इसके ऊपर जल्द ही वीडियो आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।